प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं इटली का एकीकरण। उस पर अभी तक 3 व्याख्यान हो चुके हैं और आज चौथा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने कैबूर की विदेश नीति के बारे में चर्चा की थी और यह बात हुई थी कि कैबूर की विदेश नीति का मूल उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्त होना तथा पिंडमांट के शासन की अध्यक्षता में उसे संगठित करना। कैबूर अपने जो इस मिशन में था, उसी मिशन में कभी मैजनी था, लेकिन मैजनी के इस विचार से कैबूर सहमत नहीं था कि इटली बिना किसी सहायता के ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकाल सकता है। कैबूर का निश्चित मत था कि किसी यूरोपीय महाशक्ति की सहायता के बिना ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होना संभव नहीं है। इसलिए वह कोई शक्तिशाली मित्र की खोज करना चाहता था तथा इसके साथ ही वह इटली के प्रश्न पर यूरोपीय राज्यों की सहानुभूति भी प्राप्त करना चाहता था। यद्यपि इस नीति को कार्यान्वित करना एक कठिन कार्य था, फिर भी कैबूर ने जो भी कठिनाइयां आई उनका बड़ी दृढ़ता से सामना किया और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। उसका जो पहला प्रयास यह कि इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप दे दिया जाए ताकि यूरोपीय शक्तियों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके, उनसे मित्रता की जा सके। कैबूर इस बात को भली भांति जानता था कि फ्रांस और इंग्लैंड ही इटली के एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए उसने फ्रांस और इंग्लैंड के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में इटली के देशभक्तों के लेख, उनके आर्टिकल्स प्रकाशित करवाना प्रारंभ किया, जिससे दोनों देशों की इटली के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। वहां के लोग अब इटली के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने लगे। दूसरा अवसर उसे तब मिला जब ऑस्ट्रिया ने इटली स्थित लोम्बार्डी और वेनेशिया के निर्वासित क्रांतिकारियों की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। कैबूर ने इसका विरोध किया तथा उसने संपत्ति को वापस दिलाने का प्रयत्न किया। यद्यपि उसे अपने प्रयत्नों में सफलता तो नहीं मिली, किंतु फ्रांस और इंग्लैंड ने कैबूर के इस कार्य का समर्थन किया। फ्रांस और इंग्लैंड ये इनकी सहानुभूति प्राप्त करने का एक अवसर क्रीमिया युद्ध ने प्रदान किया। इंग्लैंड और फ्रांस 1854 से रूस के विरुद्ध टर्की के पक्ष में, इंग्लैंड और फ्रांस 1854 से रूस के विरुद्ध टर्की के पक्ष में युद्ध में
संलग्न था। कैवूर यूरोप के राजनीतिक मंच पर इंग्लैंड और फ्रांस के मित्र के रूप में प्रवेश करना चाहता था। अतः बिना किसी शर्त के क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए 18,000 पिंडमांटी सैनिक भेज दिए। उस समय इटली के उदारवादियों ने कैवूर की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसने निरंकुश टर्की की सहायता की थी। किंतु जो सम्राट था उसका, कैवूर का, विक्टर एमेनुअल ने इस नीति का अनुमोदन किया। वस्तुतः क्रीमिया युद्ध में रूस के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड को सहायता देना कैवूर की महान कूटनीतिज्ञता एवं दूरदर्शिता थी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोपीय महाशक्तियों का पेरिस में सम्मेलन हुआ। कैवूर को भी इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा रूस के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि ऑस्ट्रिया ने इस बात का विरोध किया कि पिंडमांट को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए। पिंडमांट का मतलब कैवूर जहां का प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया, किंतु इंग्लैंड और फ्रांस ने उसके विरोध के बावजूद कैवूर को सम्मेलन में आमंत्रित किया। सार्डिनिया पिंडमांट की ओर से कैवूर ने सम्मेलन में भाग लिया। उसने सम्मेलन में इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया तथा इसके लिए स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कैवूर के भाषण का समर्थन किया। ऑस्ट्रिया की उपस्थिति में ही यूरोप के राजनीतिज्ञों ने इटली के प्रश्न पर विचार किया। कैवूर ने इटली के प्रति ऑस्ट्रिया की नीति की कटु आलोचना करते हुए यूरोप के राजनीतिज्ञों को वस्तु स्थिति से भली भांति अवगत करा दिया। विद्यार्थियों, अपनी कूटनीति से कैवूर ने न केवल इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त की, अपितु सम्मेलन में आए सभी अन्य राष्ट्रों का ध्यान भी इटली की समस्या को, जो समस्या थी इटली की, उसकी ओर आकर्षित किया। कैवूर ने इटली के प्रश्न को एक यूरोपीय प्रश्न बना दिया। इसीलिए यह कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का अभ्युत्थान हुआ। पेरिस सम्मेलन में कैवूर की महान विजय थी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण इटली में कैवूर की प्रतिष्ठा बढ़ गई। पेरिस सम्मेलन में कैवूर के भाषणों से ऑस्ट्रिया को गहरा आघात लगा। फलस्वरूप उसने इटली के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई। विद्यार्थियों, आप गौर करें, इटली के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई। लोम्बार्डी और वेनेशिया में अपने शासन की कठोरता कम कर दी तथा निर्वासित क्रांतिकारियों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश वापस ले लिए। सम्राट ने अपने भाई मैक्समिलियन, जो उदारवादी था, उसको लोम्बार्डी वेनेशिया का गवर्नर नियुक्त किया। किंतु इससे इटली के देशभक्तों का विरोध कम नहीं हुआ, क्योंकि वे ये नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रिया
अपनी इटली संबंधी नीति में सुधार करे, बल्कि वे चाहते थे कि ऑस्ट्रिया इटली से निकल जाए। कैवूर इस तथ्य से भी परिचित था कि इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के प्रति अवश्य है, किंतु वह इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई सक्रिय सहायता देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड वियना कांग्रेस की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। अतः कैवूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को अपनी ओर मिलाने के प्रयत्न किए। उसे नेपोलियन से सहायता प्राप्त होने की आशा भी थी। क्योंकि नेपोलियन की नसों में इटालियन परिवार का रक्त बह रहा था। वह इटली के विद्रोहों में सक्रिय भाग ले चुका था और वीना व्यवस्था के भी विरुद्ध था। जून 1858 में नेपोलियन तृतीय सार्डिनिया की सीमा के निकट प्लोम्बियर्स में छुट्टियां व्यतीत करने के लिए ठहरा हुआ था। तभी कैवूर बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के प्लोम्बियर्स पहुंच गया। 21 जुलाई 1858 को कैवूर ने उसके साथ गुप्त मंत्रणा की, जिसके फलस्वरूप फ्रांस और सार्डिनिया के बीच, फ्रांस और सार्डिनिया पिंडमांट दोनों एक ही स्टेट है, एक मतलब एक साथ है, तो सार्डिनिया के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, यानी कि नेपोलियन और कैवूर के बीच में। इस समझौते में जो बातें तय हुई, पहली तो यह, नेपोलियन ने वचन दिया कि यदि सार्डिनिया पिंडमांट का ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है, यानी कि कैवूर जहां का प्रधानमंत्री है उस राज्य का यदि ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है तो फ्रांस सैनिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इस सैनिक सहायता के बदले फ्रांस को सेवाय और नीस का प्रदेश देना होगा। ठीक है, यदि ऑस्ट्रिया के साथ कैवूर युद्ध करता है, सैनिक सहायता आ जाएगी, लेकिन उसके बदले में दो उसके जो प्रदेश हैं, सेवाय और नीस, ये फ्रांस को देने पड़ेंगे। दूसरा बिंदु, ऑस्ट्रिया को निकाल देने के बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया और कुछ भाग सार्डिनिया के राज्य में मिला लिए जाएंगे। अम्ब्रिया और टस्कनी को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा तथा नेपोलियन तृतीय के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट को वहां का शासक बनाया जाएगा। विद्यार्थियों, दूसरा बिंदु रिपीट कर रहा हूं। ऑस्ट्रिया को निकाल देने के बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया और कुछ अन्य भाग सार्डिनिया के राज्य में मिला लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अम्ब्रिया और टस्कनी को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया जाएगा, जहां पर नेपोलियन का जो चचेरा भाई है जेरोम बोनापार्ट, उसको वहां का शासक बनाया जाएगा। नेपिल्स व सिसिली के राज्य तथा पोप के राज्य को उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो पहले की तरह रहेंगे। इस प्रकार इटली को 4 राज्यों में विभक्त कर उसका एक संघ बनाने की योजना बनाई गई। इस संधि का तीसरा बिंदु प्लोम्बियर्स समझौता जो हुआ 21 जुलाई 1858 को, विक्टर एमेनुएल की पुत्री का विवाह, जो कि यहाँ का सार्डिनिया और जो पिंडमार्ट का जो राजा था, शासक था, वो उसकी जो पुत्री का विवाह है वो जेरोम बोनापार्ट है, नेपोलियन तृतीय का भाई,
जेरोम बोनापार्ट के साथ में तय हुआ। यद्यपि ये 3 बिंदु तो डिसाइड हो गए, लेकिन कैवूर यह नहीं चाहता था कि इटली के 4 टुकड़े हो जाएं। किंतु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की सहायता को आवश्यक समझते हुए उसने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया था। नेपोलियन भी इटली की स्वाधीनता तो चाहता था, किंतु वह इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। विक्टर इमैनुअल, जो कि कैवूर का सम्राट था, पिंडमांट का, सार्डिनिया पिंडमांट का, अपनी पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट से करना नहीं चाहता था, किंतु कैवूर के समझाने पर वह तैयार हो गया। प्लम्बियर्स में यह भी तय किया गया था कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर इस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया जाए कि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे, यूरोप को यह लगे कि ऑस्ट्रिया ने गलती की है और उसने पहले आक्रमण किया है, और सार्डिनिया पिंडमांट अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है। तो कैवूर ने जब वो पोलम्बियर्स से लौटा तो लौटते ही युद्ध की तैयारी करनी प्रारंभ कर दी। वहाँ के जो अखबार थे पिंडमांट के, उन समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना की जाने लगी। जैसे कई बार अपने यहाँ के अखबारों में चीन की आलोचना होती रहती है, पाकिस्तान की होती रहती है, वो आलोचना जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर कर दी है, जिससे क्या माहौल बनता है। इधर कैवूर ने इटली स्थित ऑस्ट्रिया के मस और फर्रारा भी इसको कहते हैं, 2 क्षेत्र हैं, मस और फर्रारा में विद्रोह करवा दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध अवश्य भावी है। अतः ब्रिटेन ने सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच समझौते कराने हेतु यूरोपीय कांग्रेस आमंत्रित करने का सुझाव दिया। ऑस्ट्रिया ने इस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व सार्डिनिया का निशस्त्रीकरण किया जाए, यानी कि इनके सारे हथियार समाप्त कर दिए जाएं। सार्डिनिया का कहना था कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन पहले ऑस्ट्रिया की सेना अपनी सीमा में जाए। लेकिन अब ये दोनों देश अपनी बातों पे अड़ गए, तो जो ब्रिटेन का प्रस्ताव था वो असफल हो गया। 23 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को अल्टीमेटम दे दिया कि वो 3 दिन के भीतर अपने हथियारों को समाप्त कर दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। विद्यार्थियों, कैवूर ऐसा ही चाह रहा था। सब कुछ कैवूर की योजना के अनुसार चल रहा था। कैवूर खुशी से उछल पड़ता है और ऑस्ट्रिया ने आक्रामक नीति अपना दी जैसा चाह रहा था, जबकि सार्डिनिया अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैवूर ने ऑस्ट्रिया के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। 29 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में विक्टर इमैनुअल ने स्वयं अपनी सेना की कमान संभाली। 3 मई को नेपोलियन तृतीय ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यही तो सब तय हुआ था विद्यार्थियों, पोलम्बियर्स समझौते में।
फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना ने 4 जून को मेजेंटा में तथा 24 जून को साल्फरीनो में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का अधिकार हो गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वेनेशिया पर भी इटली का अधिकार हो जाएगा तथा इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, किंतु नेपोलियन तृतीय ने बिना बताए युद्ध बंद करने का निश्चय कर लिया। यदि नेपोलियन तृतीय युद्ध करता रहता तो हम कुछ और पढ़ रहे होते, तो उसने युद्ध बंद करने का निश्चय कर लिया। ऑस्ट्रिया की पराजय से इटली के सभी राज्यों की जनता सार्डिनिया से जुड़ने के लिए, उसके साथ यूनाइट होने के लिए उत्तेजित हो उठी तथा एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इटली के उदय होने के लक्षण दिखाई देने लगे। अब ये जो कुछ इटली में घटित हो रहा है, इससे फ्रांस में नेपोलियन तृतीय चौकन्ना हो गया। वह नहीं चाहता था कि फ्रांस की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो, जिससे कभी फ्रांस को भी खतरा उत्पन्न हो जाए। इधर फ्रांस में नेपोलियन को युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, और यदि यह युद्ध कुछ समय और चलता तो अधिक हानि की संभावना थी। दूसरी ओर उसे प्रशा के आक्रमण का भी भय था, क्योंकि प्रशा की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। इसके अतिरिक्त फ्रांस के रोमन कैथोलिक युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखने से पोप की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इन सभी कारणों से नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 को ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम की शर्तें तय कर ली। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी का प्रांत जिसका कुछ हिस्सा छोड़कर फ्रांस को हस्तांतरित कर दिया गया। फ्रांस ने उसे सार्डिनिया को दे दिया। वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार पूर्ववत बना रहा। परमा, मोडेना और टस्कनी में वहाँ के शासकों को उनके जो अधिकार हैं वो वापस उन्हें लौटा दिए गए। ये सब बातें हो गई। इससे ये जो संधि हुई, विला फ्रेंका की संधि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में, इससे इटली वासियों को गहरा आघात लगा। इटली के देशभक्तों ने नेपोलियन की घोर निंदा की। उनका कहना था कि विजय के अंतिम क्षणों में अपने मित्र सार्डिनिया को बिना पूछे ही युद्ध को बीच में रोक देना विश्वासघात था। तैमूर तो इससे आग बबूला हो उठा। उसने विक्टर इमैनुअल को सलाह दी कि वह इस संधि को अस्वीकार करते हुए अकेले ही ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को जारी रखे, किंतु विक्टर इमैनुअल आवेश में शीघ्र कोई निर्णय नहीं चाहता था। उसने कैवूर की सलाह को मानने से इनकार कर दिया और कैवूर ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। यद्यपि विक्टर इमैनुअल को भी नेपोलियन की नीति से उतनी ही निराशा हुई थी जितनी कैवूर को, किंतु अकेले सार्डिनिया के लिए शक्तिशाली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखना व्यवहारिक दृष्टि से अनुचित था। इसके अतिरिक्त उसने यह भी देखा कि लोम्बार्डी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो जाने से
वियना व्यवस्था भंग होनी प्रारंभ हो गई थी। और जब यूरोपीय शक्तियों ने लोम्बार्डी पर इटली के अधिकार को मान्यता दे दी तो एक प्रकार से वेनेशिया पर भी इटली का नैतिक अधिकार स्वीकार कर लिया गया। अतः परिस्थितियों को देखते हुए विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा विला फ्रैंका की जो संधि उसकी पुष्टि हो गई। नेपोलियन तृतीय ने प्लम्बियर्स के समझौते की जो शर्तें थी उनके पालन पर जोर नहीं दिया, केवल युद्ध का खर्चा लेकर ही संतोष किया। अब लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का विधिवत अधिकार हो गया और इटली के एकीकरण का प्रथम जो चरण है वो पूरा हो गया। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।